तो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द सॉल्यूशन? The length of semi-major axis of an electron in an elliptical orbit is determined. जो सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू है उसको डिफाइन करते हैं हम लोग a is equal to n square over z and then r1, where r1 is radius of first orbit, Bohr orbit, radius of Bohr orbit. So option A is correct. That means semi major axis depends on only principal quantum number. So here option A correct. Only by principal quantum number, yes, correct. So now next point is we have question number 30. Solution. बोल रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों ने n थीटा लिखा था, a लिखा था, इन्होंने n phi लिख दिया है. So when a or n phi is 0, the ellipse reduces to a straight line. सर्किल में नहीं, इलिप्स सर्किट में नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में रिड्यूस हो जाएगा. स्ट्रेट लाइन जहां पर b की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है. n phi 0 होने पर since b by a is equal to k by n, when k is 0, b is 0. तो जब k की वैल्यू 0 होगी, b 0, मतलब सेमी माइनर एक्सिस एग्जैक्टली 0 हो जाएगा. सर्किल में तब रिड्यूस होता है जब a और b इक्वल हो जाए. a and b, semi minor, semi major axis both equal, that means ellipse reduces into a circle. So now ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा पहले हम लोग जो कल डिस्कस कर रहे थे उस बात पर पहले हम लोग पूरा अपना कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे. आगे के प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस हैव डिस्कशन ऑफ आवर लास्ट क्लास. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व करे तो उसके लिए दो क्वांटम नंबर्स, एक प्रिंसिपल और एक ऑर्बिटल, दो क्वांटम नंबर्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है. उन दोनों क्वांटम नंबर्स को हम लोग यहाँ पर अब आज की क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन, इलिप्स एंड सर्किल, दीज आर टू केसेज ऑफ ऑर्बिट्स. फॉर ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मिलता था कोई एक सर्किल, और जितने रिमेनिंग आपके पास ऑर्बिट्स थे वो इलिप्स होते थे. जैसे हमने n इक्वल टू 1 लिया तो k की वैल्यू 1 आई, इसमें हमें एक सर्किल मिला, सर्किल ऑफ रेडियस r1. और n इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1, वी हैव ऑब्टेन्ड इलिप्स. a is equal to 4r1, b is equal to 2r1, and n is equal to 2, k is equal to 2. This is a circle of radius 4r1. Similarly, for n is equal to 3, we have obtained k is equal to 1, n is equal to 2, k is equal to 2, and n is equal to 3, k is equal to 3. दिनेश चंद्रमीना, वीडियो ऑफ कर दें प्लीज. ओके. So this दो इलिप्स कैसे जाएंगे? इलिप्स a is equal to 9r1 and b is equal to 3r1. यहाँ पर भी दूसरे केस में भी इलिप्स मिलेगा. a is equal to 9r1, b is equal to 6r1, and then last one is circle of radius 9r1. सर्किल का केस भी इसी में मिल रहा है हमें, इलिप्स का भी केस. तो फॉर ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी हैव ऑब्टेन्ड वन सर्कुलर ऑर्बिट एंड रेस्ट n-1 ऑर्बिट्स एज इलिप्स. तो 1, तो अगर n की वैल्यू हमने 2 ले ली तो आप देख रहे हैं कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग एक सर्किल और एक इलिप्स. हाँ, आज का दो क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके बाद का ये पहला स्लाइड है. सो n इक्वल टू 2 में एक सर्किल और एक इलिप्स. तो 1 और n-1, 1 एक सर्किल हो जाएगा, n-1 इलिप्स हो जाएंगे. तो जैसे n की वैल्यू 3 रखी तो हमें 1 सर्किल मिला और n-1, दैट मींस 3-1, 2 इलिप्सेस मिल गए, 2 इलिप्स मिल गया. तो इस तरह से हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे. यस, n इक्वल टू k मींस दैट ऑलवेज एक सर्किल में हो जाएगा. सो हम लोगों को n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के ऊपर फोकस करना है, उसमें एक सर्कुलर ऑर्बिट लेकर n-1 इलिप्स शो कर देने होंगे ऑलवेज. सो नाउ ये तो डिस्कशन हम लोगों ने कल कर रखा है.
अब आज की क्लास में इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग और पॉइंट आउट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास अगर इन केस डिस्कशन में आगे हम बात करें अगर डिस्कशन की, तो किस तरह से हमें ये वैल्यूज रिजल्ट कर रही है तो हमने देख लिया। आगे रिलेटिविस्टिक करेक्शन की भी आज बात करनी है हम लोगों को। रिलेटिविस्टिक करेक्शन और उससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, लेकिन उसको करें उसके पहले वो वाला जो डिस्कशन था कल डीजेनरेसी पर बात करने जा रहा था मैं, वो कंप्लीट कर देता हूं मैं। डीजेनरेसी पर हम लोग बात करने जा रहे थे, वो पॉइंट ओवर हो जाए। लिखा था कल हम लोगों ने कि इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हम लोगों को जितने भी एनर्जी लेवल्स मिलते हैं देयर एनर्जीज आर सेम। यहाँ पर एक एनर्जी लेवल मिला, इसकी एनर्जी सेम, यहाँ दोनों की एनर्जी सेम है, इसके लिए भी इसके लिए भी, इसके लिए तीनों के लिए एनर्जी सेम है। दैट मींस दीस थ्री आर मेकिंग ए, दे आर फॉर्मिंग ए डीजेनरेट एनर्जी लेवल, डीजेनरेट एनर्जी लेवल where three states are possible, one ellipse, second ellipse, third circle. So these are three states, these are three states और इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स बोलते हैं। these are three electronic states corresponding to energy E3 एनर्जी के करस्पॉन्डिंग तीन स्टेट्स मिल रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डीजेनरेट स्टेट्स। क्वांटम में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तीन स्टेट्स मिल रही हैं n = 3 के लिए। तो n = 3, l की वैल्यू की अगर बात करें 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू है 1। l = 0 आपने ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में l की वैल्यू 0, तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 ना होकर के k की वैल्यू 1 है। ठीक है, n की वैल्यू 3, k की वैल्यू 2, k की वैल्यू का 2 का होना मतलब l की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू हो जाएगी कितने, तो 3, L0, L1, L2, तो l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू एक्चुअली k की वैल्यू से 1 यूनिट लेस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। The orbital quantum number is 1 unit less than k. K is azimuthal quantum number and we have considered according to Sommerfeld's model. Sommerfeld model के अकॉर्डिंग हमने k कंसीडर किया है। बाद में जब आप क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व करोगे तो वहां ऑर्बिटल क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलेगा एंड श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से आप देखेंगे कि वहां पर आपको ml भी एक क्वांटम नंबर मिलेगा, NLML। NLML 3 टाइप के क्वांटम। भरत पाटिल वीडियो आपका आ रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू। एक्चुअली वीडियो आने से स्टूडेंट्स के स्क्रीन पर आपका फोटोग्राफ बार बार ब्लिंक करेगा। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर नॉट गोइंग इनटू अदर डिटेल्स। तो यहां पर हमें एनर्जी लेवल तो कोई नया एनर्जी लेवल फॉर्म होता नहीं दिख रहा है। वी आर नॉट गेटिंग एनी न्यू एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स हैव सेम एनर्जी सेम है, कोई नया एनर्जी लेवल तो फॉर्म हुआ नहीं। तो अब हम लोग इस बात को पॉइंट आउट करना शुरू करेंगे कि ऐसा क्या करें कि एनर्जी लेवल नया ना मिले तो भी कोई ज्यादा हमें फर्क ना पड़े। ठीक है, एक मिनट। क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने ये डिस्कशंस पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग उतना तो डिस्कस करेंगे जितना हम लोगों को करना है। ओके, हियर वही बात लिख देते हैं हियर। सोमरफेल्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो कंक्लूजन है वो लिख लेता हूं। यस, डिजेनरेसी ऑफ n = 1 इज 1 मींस डिजेनरेसी अगर 1 होती है तो उसको नॉन डिजेनरेट बोलते हैं। डिजेनरेसी 1 को नॉन डिजेनरेट बोला जाता है। 2 यहां पर है, जैसे यहां 2 आ रहा था, सेकंड n = 2 के लिए 2, उसको डिजेनरेसी 2 बोलेंगे। n = 3 के लिए 3। बट ये ध्यान रखना है, दीज आर ओनली अप टू ऑर्बिटल। अगर स्पिन इंक्लूड करोगे तो डिजेनरेसी बढ़ जाएगी स्पिन इंक्लूड करने पर। तो नाउ हियर सोमरफेल्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, सोमरफेल्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ elliptical orbit adds no new energy level, कोई नया एनर्जी लेवल ऐड नहीं करता, क्योंकि एनर्जी आपकी एक एनर्जी आती है तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 वेव फंक्शन, किसी में 2 वेव फंक्शन, किसी में 1। तो इस तरह से ये नया एनर्जी लेवल नहीं होता क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है। ओनली स्टेट्स अलग अलग क्यों आती है, क्योंकि एक का वेव फंक्शन psi, एक का psi 2, एक का psi 3 हो सकता है। सो वेव फंक्शंस आर डिफरेंट, जस्ट एनर्जीज आर सेम, एनर्जीज आर कॉमन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कांस्टेंट होगी। अब k1 k2 की वैल्यू कितना भी आप ले लीजिए, चेंज कर दीजिए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ k ऑन द एनर्जी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ k, कोई इफेक्ट k पर नहीं पड़ रहा है। k जो है वो एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, एनर्जी के साथ कोई नया एनर्जी लेवल ऐड नहीं होगा k को इंट्रोड्यूस करने पर भी। सो एंड हेंस अब आप देखते हैं कि हमें जो फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन दिखाना होता है कि फाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। देयर विल बी ए स्पेक्ट्रल लाइन करेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन हमको ऐसे मिल जाती है। स्पेक्ट्रल लाइन क्यों मिलती है, क्योंकि एनर्जी E2 से लेकर E1 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, दैट मींस करेस्पॉन्डिंग टू N2 to N1 हियर फोटॉन विल बी एमिटेड। तो फोटॉन जो एमिट होगा उसके लिए एनर्जी अगर E
ले लेते हैं या डेल्टा ई ले लें या ई लैम्डा ले लें, ये फोटोन लिख दें, तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट विल हैव ए फिक्स वैल्यू, E2 माइनस E1 के डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी होगी। सो अगर यहाँ पर एनर्जी के वैल्यूज फिक्स हैं, सो देयर शुड बी ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइन, दैट इज वन स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, वन स्पेक्ट्रल लाइन। बट हियर इन केस कि अगर आप मान लो लोअर ऑर्बिट N1 ही रह जाए, E1 एनर्जी N1, और ऊपर E2 की एनर्जी के साथ दो एनर्जी लेवल्स आ जाए इन केस, ठीक है, तो यहाँ अपर एनर्जी लेवल मान लेता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जीज है, दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है, एक को मान लेता हूँ मैं E2, एक को मान लेता हूँ E2 प्राइम। तो अगर पास पास में बहुत क्लोजर स्पेसिंग पर दो एनर्जी लेवल्स E2 एंड E2 प्राइम है, तो दोनों के ट्रांजिशन से हमें दो स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए, एंड इसलिए यहाँ इमेज में एक इस तरह का और एक फिर इस तरह का दो स्पेक्ट्रल लाइन हमें दिखेगा, और दो स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब है दे आर फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, उन्हीं को हम लोग फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पर एक पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, दूसरी पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ एक दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर ऐड कर दिया, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर दूसरे जो वैल्यूज हैं n की वैल्यूज, उसके साथ k वैल्यू भी अपना रोल प्ले करे, n2 k1 हो सकता है पहले के लिए, दूसरे के लिए n2 k2 मान लेता हूं मैं जस्ट। अब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो हम लोग पहले मान सकते थे वैसे ही मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ। सो n2 k1 और n2 k2 दो क्वांटम नंबर रखने वाले दो एनर्जी लेवल, पीक लगभग सेम जैसा ही होगा, पीक की हाइट मैंने यहाँ सेम दिखा दी है, बट डिपेंड करता है कि उनकी हाइट्स में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो हियर ट्रांजिशन N2 से N1 हो रहा है, बट K2 अपना रोल दिखाएगा। K2 क्या है? K2 इज एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर अबव एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, या आप K2 प्राइम यहाँ ले लो तो यहाँ K2 ले लो, यहाँ N1 के साथ K1 ले लो, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप इसको एज्यूम कर सकते हो, और फिर उसके साथ आप देखोगे कि अगर एनर्जी लेवल का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, नया एनर्जी लेवल कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो क्या ये फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग एक्सप्लेन हुआ? नहीं। यहाँ हम लोग K1 K2 के साथ एज्यूम तो कर रहे हैं, दिखा रहा हूं मैं इमेज, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती बिकॉज वैल्यू ऑफ K कोई नया एनर्जी लेवल शो नहीं कर पाता, कोई नया एनर्जी लेवल फॉर्म नहीं कर पाता। ये मैं बस जस्ट फाइन स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि फाइन स्ट्रक्चर होता है क्या, किस तरह का होता है, क्या दिखेगा हमें उसमें। तो एक्चुअली फाइन स्ट्रक्चर केस में दिस इज फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट, फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट। एक दिन मैंने डिस्कस किया था फेलियर्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, उसमें फाइन स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया था। एक दिन अल्फा डिफाइन किया था, अल्फा इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो ये फाइन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, कोई नया एनर्जी लेवल आया नहीं, इसलिए जो सोमरफेल्ड मॉडल है वो इस बात को एक्सप्लेन करने में क्लियर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया कि फाइन स्ट्रक्चर क्यों आया, क्या रीजन था, एंड हेंस डू नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। तो मैंने अभी फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग एक बार आपको दिखाया कैसा होता चाहिए था, दो एनर्जी लेवल आते तभी ये पॉसिबल था, टू एनर्जी लेवल्स करेस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2, जैसे यहाँ पर मैंने एक साइड स्टेट कर लिया था, एंड हेंस fails to explain the fine structure, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर के लिए दो एनर्जी लेवल चाहिए, बट यहाँ पर ये फेल हो गया, कोई नया एनर्जी लेवल K2 के साथ नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। चलिए इसको हम लोग आगे अब देखते हैं कैसे एक्सप्लेन हुआ होगा, कैसे एक्सप्लेन हुआ होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे होगा, उसको बताने के लिए अब इसमें सहारा लेना है, हेल्प लेनी है रिलेटिविस्टिक करेक्शन का, रिलेटिविटी करेक्शन का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे, और उस करेक्शन के थ्रू इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमारा फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग एक्सप्लेन हो जाए। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस, यहाँ ये समझ में आ गया ना कि फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइन स्ट्रक्चर में दो एनर्जी लेवल से, यहाँ पर अगर ये क्लोजली स्पेस्ड है दोनों एनर्जी लेवल स्मॉल है, तो यहाँ वेवलेंथ वैल्यू या फ्रीक्वेंसी वैल्यू में भी बहुत लेस डिफरेंस रहेगा, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि K1 K2 तो ज्यादा इफेक्ट डाल ही नहीं सकता एनर्जी के ऊपर, जीरो इफेक्ट है। हमने कल क्लास में किया भी था कि नया एनर्जी में जो चेंज आया था वहां पर nr प्लस k स्क्वायर था, जो कि एक्चुअली n स्क्वायर ही होता है, इसलिए एनर्जी का फॉर्मूला एज इट इज वही आया था जो कि बोर एटॉमिक मॉडल में था। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट है सोमरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन। Does the spectral line have same intensity? We are considering them as having same intensity. हम लोग मान रहे हैं कि उनकी इंटेंसिटी सेम है, बट इंटेंसिटीज डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स as number of particle in excited state and their intensity depends on J values. तो J values के साथ इंटेंसिटी वेरी करती है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J, उस पर डिपेंड करेगा सुजीता। आगे मैं बताऊंगा इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन 2J + 1, बाद में मैं बात करूंगा। अभी जैसे आपने पूछ लिया तो मैं हिंट दे रहा हूं कि दिस 2J, J इज टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। और ये 2J + 1 एक्चुअली डिजेनरेसी हो जाएगी,
जितने ज्यादा डिजेनरेट स्टेट्स रहेंगे उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी लार्ज होगा. ओके, तो वी विल डिस्कस दीज टर्म्स इन आवर अदर क्लासेस. जो भी हम लोग जीमान इफेक्ट बढ़ेंगे तब डिजेनरेसी की बात आएगी. फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग में डिजेनरेसी आएगा, बहुत केसेस में डिजेनरेसी, एंड देन उसका इंटेंसिटी. सो नाउ सोमरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन. जब सोमरफेल्ड को इसमें सफलता नहीं मिली तो सोमरफेल्ड ने रिलेटिविटी अप्रोच लगाया. रिलेटिविस्टिक करेक्शन, ही हैज अप्लाइड रिलेटिविटी थ्योरी ऑन द डिस्कशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. मतलब इलिप्टिकल तो माने रखा, लेकिन साथ साथ उसमें रिलेटिविस्टिक अप्रोच लगा दिया. ठीक है, तो जो एनर्जी लेवल डिजेनरेट स्टेट्स फॉर्म कर रहे थे उसके लिए अगर लाइन लिखना चाहो यहाँ पे तो आप लिख सकते हो द सेवरल ऑर्बिट्स. डिजेनरेट स्टेट्स के लिए मैं लिख रहा हूँ द सेवरल ऑर्बिट्स कैरेक्टराइज्ड बाय ए कॉमन वैल्यू ऑफ एनर्जी. कॉमन वैल्यू ऑफ एनर्जी आर सेड टू बी डिजेनरेट. इनको डिजेनरेट बोलेंगे. जो डिफरेंट ऑर्बिट, जितनी ऑर्बिट्स होंगी उतनी उसकी डिजेनरेसी हो जाएगी. तो डिजेनरेट स्टेट्स आर द स्टेट्स हैविंग सेम एनर्जी. जो भी एनर्जी सेम रहेगा उसी को हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं. तो अब ये डिजेनरेट स्टेट्स को मैं अगली लाइन में यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने वहां डेफिनेशन लिख दिया. सोमरफेल्ड ने ट्राई किया कि डिजेनरेसी के कारण जो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स में दिखा रहा हूँ कि ये डिजेनरेसी ब्रेक है. एक्चुअली होता क्या है कि एक एनर्जी लेवल पर ही सारे एनर्जी लेवल्स फोकस हो गए, वन साइड कर गए. देयर इज नो एनर्जी डिफरेंस. अब यहीं पर n = 2 भी है, k = 1 भी है, और इसी एनर्जी लेवल पर n = 2 भी है, k = 2 भी है. तो बोलते हैं कि ये डिजेनरेट स्टेट्स हैं, एक साथ सब वन साइड हो गया है, सबकी एनर्जी ओवरलैप कर गई है. तो बोलते हैं कि भाई इसमें आप रिलेटिविस्टिक करेक्शन अगर लगा दीजिए, मान लो यहाँ 2 एनर्जी लेवल्स हैं तो वो दोनों स्प्लिट हो जाएंगे. स्प्लिटिंग हो जाएगी. स्प्लिटिंग जैसे आप बोलते हैं ना कि हम लोग अपने कैलकुलेशन में अगर हम बात मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं 2 एनर्जी लेवल्स, यहीं पर एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल. जैसे ही डिजेनरेसी लगाया, कहीं हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लगाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कंसीडर करें, तो एनर्जी लेवल्स थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे, इनके बीच में एक एनर्जी गैप आ जाएगा. तो हम कहते हैं कि ये स्प्लिटिंग हो गई. स्प्लिटिंग किसकी हुई? एनर्जी लेवल की. जो एनर्जी लेवल K1, K2, K3 डिफरेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर रखते थे, वो अपना अलग अलग हो गए. ठीक है, पहले एक ही जगह पे सभी एनर्जी लेवल्स थे, अब ये स्प्लिट होके डिफरेंट एनर्जीज के साथ अपीयर कर रहे हैं. यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ बना हुआ है इमेज में, कि 2 एनर्जी लेवल्स थोड़ा स्मॉल गैप रखते हुए एक दूसरे से, यहाँ स्मॉल गैप रखते हुए ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट एक्चुअली जब सोमरफेल्ड ने ट्राई किया तो उनको मिला कि एनर्जी लेवल्स कोलैप्स कर रहे हैं एक साथ, एंड देयर इज नो एनर्जी डिफरेंस. दैट मींस कि वो डिजेनरेट स्टेट फॉर्म कर रहे थे. डिजेनरेसी रिमूव करने का मतलब है कि आप वेलोसिटी का रिलेटिविस्टिक करेक्शन कर दीजिए. ठीक है, सो नाउ सोमरफेल्ड हैज रिमूव्ड द डिजेनरेसी इन टोटल एनर्जी. डिजेनरेसी एनर्जी अलग अलग करने के लिए इन्होंने अप्लाई किया डिजेनरेसी का ब्रेकिंग रूल. कैसे डिजेनरेसी ब्रेक होगी, खत्म होगी? डिजेनरेसी इन द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन moving in different orbits of different k values, different orbits or azimuthal quantum number of different azimuthal quantum number, different orbits of different azimuthal, अलग अलग एजीमुथल क्वांटम नंबर के जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. तो सोमरफेल्ड ने उनको डिजेनरेट से नॉन डिजेनरेट बना दिया, मतलब उनकी एनर्जीज वो स्मॉल डिफरेंस से सेपरेट कर दिया. सर यस, लिफ्टिंग ऑफ डिजेनरेसी, यस, डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर के जितने वैल्यूज हैं उतने ऑर्बिट्स में इसको चेंज कर दिया, डिफरेंट उसमें अलग कर दिया. डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन n और गिवन n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ब्रैकेट में यहाँ k लिख दो. k की जो डिफरेंट वैल्यूज थी उसमें आपको एनर्जीज अलग अलग ऑर्बिट्स के साथ मिल गया और उनकी एनर्जीज में भी स्मॉल डिफरेंस आ गया. गिवन n बाय इंट्रोड्यूसिंग, कैसे रिमूव किया? बाय इंट्रोड्यूसिंग द रिलेटिविस्टिक करेक्शन, रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास, रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के मास को रिलेटिविटी के साथ वेरी करता हुआ कंसीडर किया और उसी मास को करेक्ट कर दिया. सो सिंस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v is equal to approximately 10⁻⁻² times c और लेस, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू 1/137 करते थे ना हम लोग,
1/137 को लगभग 10⁻⁻² लिख दिया, 1/137. So since velocity of electron v is approximately 10⁻⁻² times c, ठीक है, तो 10⁻⁻² का मतलब है लगभग 1/100, वही 1/37 आता था. So velocity of electron is approximately v 10⁻⁻² or less. ये तो velocity हो गया. We can apply mass correction formula. क्या है mass correction formula? m is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square. ठीक है. Although this velocity is very small, but it will create a small difference of energy. ये energy की value जो है बहुत small difference रहेगा. Although this would give a relativistic correction to the energy of, बहुत स्मॉल करेक्शन देगा, ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज वैल्यू रहेगी. दिस वुड गिव ए स्मॉल करेक्शन, और करेक्शन का ऑर्डर अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दिस वुड गिव रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द एनर्जी अप टू ऑर्डर 10⁻⁴. यहाँ वैल्यू मिलती है. दिस वुड गिव ए रिलेटिविस्टिक करेक्शन. प्रॉब्लम है कि रिलेटिविटी भी आपका अभी कोर्स में नहीं हुआ होगा, इसलिए मुझे ये फार्मूला भी और ये सब भी बताना है. तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द टोटल एनर्जी, relativistic correction to the total energy only of the order of 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप जानते हैं कि वहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस ऑर्डर की वैल्यू आती थी. अब जो वैल्यू है जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन एनर्जी में होगा वो किस ऑर्डर का है? 0.0001. इस ऑर्डर की वैल्यू में है बात जो करवा रहे हैं. बहुत स्मॉल डिफरेंस है, बट दैट विल बी कंसीडर्ड. इसको कंसीडर करना पड़ेगा. बहुत स्मॉल वैल्यू है 10⁻⁴ ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ओके, बट इसके साथ जो एनर्जी का ऑर्डर आएगा उसके साथ वेवलेंथ का ऑर्डर हम लोग एक्सप्लेन करने में यूज कर सकते हैं और उससे इफेक्टिवली एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. जो इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें वो हम लोग कर पाएंगे. सो बट यहाँ पर लिख देते हैं एनर्जी लेवल के स्प्लिटिंग में बहुत स्मॉल डिफरेंस आएगा, बट इट इज जस्ट द ऑर्डर ऑफ इतना ऑर्डर है, सफिशिएंट है कि वो वेवलेंथ स्प्लिटिंग को, जो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर सके. विजिबल नहीं है, क्या करें, दो बार लिखना पड़ेगा. क्यों स्क्रीन फुल स्क्रीन में नहीं दिखता क्या आप लोगों को? दोबारा लिखेंगे अगले पेज पे. चलो, अब जिसके विजिबल नहीं है उसके लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ. कोई बात नहीं. रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द टोटल एनर्जी, कोई बात नहीं, फिर से लिख रहा है. only of the order of 10⁻⁴ electron volt, but okay, but it is just the order of the splitting of energy levels required to explain. कोई बात नहीं, जो लिखना था लिख दिया दोबारा मैंने. To explain the observed fine structure of hydrogen atom, fine structure of hydrogen spectral lines. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन में जो स्पेक्ट्रम देखना है हमें, उसमें जो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग को वेवलेंथ में अगर देखें तो उतना ही सेपरेशन यहाँ मिल जाएगा जितना एनर्जी डिफरेंस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. ड्यू टू वेवलेंथ में जो डिफरेंस आएगा. सो आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी ऑर्डर है वो 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ स्प्लिटिंग दिखा रहा है एनर्जी की वैल्यूज. तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि वो उतना सफिशिएंट है, ऐसा सोमरफील्ड को रिजल्ट में मिला. ठीक है, जो सोमरफील्ड को मिला है वो ये मिला कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको दो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती हैं, वो इसलिए मिलती है क्योंकि दो टाइप का ट्रांजिशन है. दो एनर्जी यहाँ पर अगर मान लो एक था, अब एक के प्लेस पर स्प्लिटिंग हो गई, एनर्जी लेवल डिजनरेट था पहले, नॉन डिजनरेट हो गया. तो ये एनर्जी लेवल जहां पर दो एनर्जी लेवल कोइंसाइड करती थी, अब दोनों एनर्जी लेवल सेपरेट हो गए. जो ट्रांजिशन एक मिलता था अब उसकी प्लेस पर दो मिलने लगेगा, इसलिए क्योंकि ये एनर्जी लेवल 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस के साथ स्प्लिटिंग कर रहा है. स्प्लिटिंग किसनी है? 10⁻⁴ की. तो ये जो एनर्जी स्प्लिटिंग है यहाँ वेवलेंथ स्प्लिटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी. जो स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रहा है वो वेवलेंथ में भी और साथ साथ फ्रीक्वेंसी में भी उस डिफरेंस को शो करेगा और उससे हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. यही बात हम लोगों ने लिखी है. इट इज जस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, नाउ
वेलोसिटी देखा हमने, वेलोसिटी था 10⁻⁻² टाइम्स c, उसके साथ हम लोग इस तरह का स्प्लिटिंग देख रहे हैं। तो अब मैं इसमें जो वैल्यू आती है एनर्जी की वो लिख लेता हूं। सो नाउ टेकिंग द इफेक्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन, रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन, यस फाइन स्ट्रक्चर उसको यूज करा जाता है एक्सप्लेन करने में, इसीलिए हम लोग उसको यहां पर लिख रहे हैं। वी बाई सी का यूज हम लोग यहां पर कर रहे हैं ना, वी बाई सी वेलोसिटी बाई स्पीड ऑफ लाइट। तो टेकिंग द इफेक्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक मास करेक्शन, Sommerfeld calculated the total energy of an electron in an orbit having principal quantum number n and azimuthal quantum number a. Principal quantum number n and azimuthal quantum number k. तो जो एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट करने से आया, आई एम गोइंग टू राइट दैट इक्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्टली विदाउट उसको डिराइव किया, हम लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू यूज करने जा रहे हैं। तो जो फार्मूला आएगा वो E इज इक्वल टू माइनस एम नॉट, यहाँ पर एम नॉट लिखा है, एम नॉट इज रेस्ट मास। आप एम नॉट रेस्ट मास होता है, पता है ना आपको, रेस्ट मास। ये तो रिलेटिविस्टिक में भी होगा, एम नॉट रेस्ट मास। तो रेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n square h square in the bracket 1 plus z square alpha square upon small n 1 upon k minus 3 by 4n. चलिए, where alpha is equal to e square by 2 epsilon 0 hc is called fine structure constant. ये फार्मूला मैंने विदाउट डेरिवेशन लिखा है, कंसीडर कर लीजिए। इसमें पहला जो एनर्जी टर्म है दैट डिपेंड्स ऑन ओनली n, और वो वही एनर्जी फार्मूला है जो बोर एटॉमिक मॉडल में मिलता था। जो दूसरा टर्म है, ये टर्म तक तो ठीक है, पहले दूसरा टर्म जिसमें अल्फा स्क्वायर इन्वॉल्व है, वही फाइन स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी डिफरेंस होगा। बोर एटॉमिक मॉडल से ये एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन के वैल्यू। के की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, और n की वैल्यू क्या है, उसके साथ ये चेंज इन एनर्जी दिखाएगा डिजनरेट और नॉन डिजनरेट में। सो अल्फा इक्वल टू ई स्क्वायर बाई, यस 1/137 वही है, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 h c, v अपॉन c वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय c इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। जो फार्मूला आया है इसमें पहला टर्म एज यूजुअल जो हम लोग बात कर रहे थे डिजनरेट स्टेट्स का, वो हो जाएगा। सेकंड टर्म नॉन डिजनरेट स्टेट्स का है। पहले मान लो एनर्जी लेवल 1 ऐसे था, अब एनर्जी लेवल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो 2 पार्ट्स में एनर्जी लेवल गया, इसका मतलब जो यूजुअली एनर्जी लेवल मिलता वो थोड़ा एनर्जी ऊपर और थोड़ा एनर्जी लेवल नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जो जहां पर डिजनरेट स्टेट्स मिल रही थी 2-3 एनर्जी लेवल्स, अब उसके बीच में के वैल्यू आ जाने से एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ। चलिए इसको अब हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहते हो अल्फा इज इक्वल टू v1 अपॉन c या v अपॉन c इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इट्स वैल्यू है जैसा भी लिखा है चंचल ने 1/137 हो जाएगा। ये लोवेस्ट ऑर्बिट में हम लोग लिख रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, चलिए। So now since Rydberg constant R infinite is equal to m naught e raised to power 4 divided by 8 h cube c epsilon 0 square. Okay, therefore energy E is equal to minus R infinite z square h c divided by n square. In the bracket we have 1 plus z square alpha square upon n 1 upon k minus 3 by 4n. ठीक है, तो मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ, इसलिए ऐसा टर्म हमें मिल जाएगा। ये एनर्जी का वैल्यू आर इनफाइनाइट रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ रिलेट करके लिखा गया है। रिडबर्ग कांस्टेंट। सो नाउ टर्म वैल्यू, ये तो एनर्जी मिला ना, टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू इज डिफाइंड एज
टी इज इक्वल टू माइनस ई, एच से डिवाइड करके ही तो लिखा है ये, अरे हाँ वही एच से, सॉरी एच से डिवाइड यहाँ करेंगे और ई से आप ये बता रहे हैं ना माइनस एच से डिवाइड करना, माइनस ई बाई एच सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर प्लस आर एस, आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, नाउ एक्स इज नॉट अवेलेबल, 1 अपॉन ए माइनस 3 बाई 4n। सो ये तो एच से डिवाइड करने के बाद, माइनस को हटाने के बाद ये ऐसा मिला हमें। सो नाउ द फर्स्ट टर्म, इसको मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अलग अलग कर देता हूँ, आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म इज आर इनफाइनाइट जेड रेज टू पावर 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब 1 अपॉन ए माइनस 3 बाई 4n। so first term here, first term is energy expression derived by Bohr, derived by नील बोर फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। जो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए नील बोर ने एनर्जी लाया था, नहीं फर्स्ट टर्म में एन क्यूब क्यों आएगा भाई, एन क्यूब क्यों आएगा, एन स्क्वायर है ना, इसमें एन क्यूब आएगा नीचे। So the first term is energy expression derived by Bohr for circular orbits. Yes, अभी नॉन डिजेनरेट हो गया है, पूरा एनर्जी नॉन डिजेनरेट हो गया। Initially it was degenerate when only first energy term was appearing. अब now this term is increased or decreased by this amount. This energy term, this energy is now increased by few amount, increased by decreased by less similar amount. तो हो सकता है सिमिलर अमाउंट से ये दोनों दो स्टेट्स में फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो एक एनर्जी, अगर दो एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन है तो एक एनर्जी लेवल ऊपर एक लोअर जा सकता है, दैट मे बी द पॉसिबिलिटी। अभी देखते हैं कि नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, क्योंकि 1 अपॉन के और 3 बाई 4n में आपको देखना पड़ेगा कि वेदर इट गिव्स यू पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या देगा ये। सो नाउ सेकंड टर्म इज द करेक्शन टर्म। इज इट पॉसिबल, नहीं सेकंड टर्म मे नॉट बी, इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, सेकंड टर्म कभी 0 नहीं होगा, अदरवाइज रिलेटिविस्टिक करेक्शन विल बी 0। अगर ये 0 हो गया तो सेकंड टर्म मींस रिलेटिविस्टिक करेक्शन 0 है। सो द सेकंड टर्म इज एक्चुअली रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म। जो फर्स्ट टर्म है वही मेजर रोल प्ले करेगा, मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी उसी में रहेगा। सो द सेकंड टर्म इज रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म। हाँ एनर्जी तो वही आ जाएगी ना फिर से डिजेनरेट वाली। सो द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट्स रिलेटिविस्टिक करेक्शन डेल्टा टी। सो नाउ रिलेटिविस्टिक करेक्शन में कितना वैल्यू आया है वो हम लोग देखते हैं और इस कैलकुलेशन को फिनिश करते हैं, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके, तो पहला एनर्जी एज यूजुअल बोर एटॉमिक मॉडल का कैलकुलेशन है, दूसरा टर्म रिलेटिविस्टिक करेक्शन है। सो नाउ रिलेटिविस्टिक करेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। सो हियर रिलेटिविस्टिक करेक्शन डेल्टा टी इज इक्वल टू r infinite z raised to power 4 alpha square divided by n cube, in the bracket we have 1 upon k minus 3 by 4n। okay? अब देखते हैं एक एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक बार कांस्टेंट की वैल्यू थी 1.09737 into 10 raised to power 7 और इसके बाद अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू है 1 upon 137 स्क्वायर, ठीक है, into z raised to power 4 divided by n cube, in the bracket we have 1 upon k minus 3 by 4n। so now कैलकुलेट करके बताइए मीटर इनवर्स में कितनी वैल्यू आएगी जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल टर्म जो है 1.09737 into 10 raised to power 7 divided by 137 स्क्वायर। कितना आया 5.84। अच्छा ये तो मीटर इनवर्स में हुआ, सेंटीमीटर इनवर्स में कितना आएगा 584, तो आ गया मीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में यस 5.84 और इसके बाद फिर मल्टीप्लाइड है z रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय n क्यूब 1 अपॉन k माइनस 3 बाई 4n, यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज डेल्टा t।
ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म आ गया, जो टी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे डेल्टा टी, उसमें अपीयर कर रहा था जो सेकेंड टर्म, और ये वैल्यू हमको मिल गई 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई जेड रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एन क्यूब। चलिए अब इसका कैलकुलेशन में यूज देखते हैं, कुछ एक दो स्पेक्ट्रल लाइन चेक करके देख लेंगे इसका इफेक्ट। चलिए देख लीजिए जल्दी से दूसरा पिछला स्लाइड, लास्ट स्लाइड, जिसको इसको देखना हो देख लीजिए। टेन की पावर जब सेंटीमीटर लेंगे तो खत्म हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। मोनिका, सेंटीमीटर इनवर्स लेने पर 10 की पावर 2 नहीं रह पाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो। So which will be positive? Which is positive because पॉजिटिव क्यों रहेगा ये वैल्यू? बिकॉज k इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। तो जो k की वैल्यू है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर या उससे लोअर वैल्यू। इसका मतलब है यहाँ जो वैल्यूज निकाल रहे हैं दैट विल गिव यू दिस डेल्टा t पॉजिटिव। डेल्टा t जो है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये आपको मिल जाएगा, ध्यान देना है। k स्मॉलर देन n और इक्वल टू n है। नाउ सिंस डेल्टा t डिपेंड्स ऑन k, it is different, so its value will be different for different k values. Since delta t depends on k, its value will be different. अब जो different k values रखोगे उसके साथ एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट आएगा। टर्म वैल्यू का जो आपने करेक्शन देखा है रिलेटिविस्टिक करेक्शन, दैट विल गिव यू डिफरेंट एनर्जीज फॉर डिफरेंट non-degenerate energy levels. So its value will be different for different k. Different k orbits कह सकते हो, different orbits with different k value. Different k orbits of the same n. n की वैल्यू सेम रहे और k की वैल्यू डिफरेंट हो जाए तो आप कहेंगे कि डिफरेंट ऑर्बिट्स k वैल्यू के साथ मिल रही है और उनकी एनर्जीज अब डिफरेंट रहेगी, स्लाइटली डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि डेल्टा t की वैल्यू फर्स्ट टर्म के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो अब हम लोग इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे, इसके लिए n इक्वल टू 1 के लिए। ओके, सो नाउ फॉर n इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ k कितना मिलता था, चाहिए इसको स्टार बना देते, k इक्वल टू 1। ओके, तो जब n की वैल्यू 1 होगी, k की वैल्यू 1 होगी, डेल्टा t की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू ऑफ डेल्टा t n1 k1, डेल्टा टी कितना होगा? देन डेल्टा टी विल बी 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। और यहां पर मैं एलिमेंट ले लेता हूं, आपका एटम ले लेता हूं, हाइड्रोजन एटम, H एटम, हाइड्रोजन एटम के केस में एग्जांपल हमारा है फॉर हाइड्रोजन एटम, ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो 5.84 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर जो भी रहेगा वो सब तो रहेगा ही, 1/1 माइनस 3/4, वैल्यू लिखा है स्टूडेंट्स 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स। यस, 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स और n इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2। देन इन दोनों वैल्यूज को भी बताएं, डेल्टा टी वैल्यूज दोनों केसेस में। n की वैल्यू जब 2 लेंगे, k की वैल्यू 1, तो क्या आएगा डेल्टा टी? अच्छा, ये क्या आया? 0.456, वेरी गुड, यस 0.456, ये हो गया 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस 3/4 एंड यहाँ पर आएगा 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स 1/2 माइनस 3/8, तो आ गया 0.456 सेंटीमीटर इनवर्स 0.091 सेंटीमीटर। ये देख रहे हैं आप जितनी डेल्टा टी वैल्यूज हैं दे आर फाइनाइट, इसका मतलब
ओ k इज इक्वल टू 1, हाँ तो k इज इक्वल टू 1 तो रखा है। ओ n की वैल्यू रख दिया मैंने उल्टा। ओके ओके ओके, एक मिनट मैं सही कर देता हूँ। यहाँ 1 होगा, यहाँ 3/8 3/8 दोनों में रहेगा। 1/1 1/2 3/4 3/8। यस, अभी ठीक है ना? वो दोनों में 3/8 रहेगा। 3/4 n था तो 3/8 दोनों में रहेगा। यस, अच्छा हाँ, n क्यूब से भी तो डिवाइड हुआ है। यहाँ n की वैल्यू 1 थी तो 1 क्यूब था, यहाँ पर 2 क्यूब है। दिस इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। n क्यूब डिनोमिनेटर में था। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 के लिए देखें तो फॉर n इज इक्वल टू 3 k इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 k इज इक्वल टू 2, n is equal to 3 k is equal to 3, then delta t is equal to 5.84 divided by 3 cube multiplied by 1/1 minus 3/12. Delta t is equal to 5.84 upon 3 cube multiplied by 1/2 minus 3/12. Okay, so last one is delta t 5.84 upon 3 cube multiplied by 1/3 minus 3/12 centimeter inverse. So these values are, एक एक का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। पहले का वैल्यू आ रहा है 0.162 ठीक है। दूसरा 0.018 0.054 सॉरी 0.054 0.018 ठीक है। चलिए अब हम लोग इन बातों को इन पार्ट्स को k इज इक्वल टू 3 k इक्वल टू 3 में 0.018, चलिए ये वैल्यू जब हम लोग ट्रांजिशन के लिए देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आंसर आता है। सो नाउ ये सब में सेंटीमीटर इनवर्स है। All these terms have centimeter inverse. तो अब explanation के लिए let us consider an example. Let us consider H alpha line. अब हम लोग H alpha line का example consider कर लेते हैं। H alpha line. So what is H alpha line? Transition कहाँ से कहाँ तक होता है? Transition takes place from n is equal to 3 to n is equal to 2. Initial एंड फाइनल। चलिए देखते हैं। एक है Ni इज इक्वल टू 3, एक है एनर्जी लेवल का नाम NF इज इक्वल टू 2 ठीक है। तो जो इनिशियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले एग्जिस्ट कर रहा है, हाई एनर्जी लेवल है, उसमें 3 एनर्जी लेवल्स पार्ट में ये स्प्लिट हो जाएगा। 3 पार्ट्स में स्प्लिट होने का क्या मतलब होगा कि एनर्जी लेवल पहले थोड़ा एनर्जी डिफरेंस के साथ ऊपर गया, फिर थोड़ा और एनर्जी डिफरेंस के साथ गया और फिर थोड़ा और एनर्जी डिफरेंस के साथ गया। एक है 18, एक है 54। तो सबसे लोअर वाला सबसे लोअर एनर्जी गैप, दूसरा वाला थोड़ा लार्ज और तीसरा वाला और लार्ज गैप पर शिफ्ट हो जाता है। तो एनर्जी लेवल में शिफ्टिंग भी आपको वैसा ही दिखाना पड़ेगा जैसा यहाँ पर्टिकुलरली हम लोग वैल्यूज पा रहे हैं। जितनी वैल्यू पा रहे हैं उतना से शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा और फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि वहाँ 2 लाइन होगी कि 3 लाइन होगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सप्लेन करना। 1 2 एंड देन ये 3 ठीक है। ये 3 अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव था डेल्टा टी इसीलिए तीनों को ऊपर दिखाया, नेगेटिव किसी में नहीं था। नेक्स्ट वाले में इसमें 2 पार्ट्स में गया था, एक था 0.091 एक 091 कर दिया और एक 456 ओके। सो हियर दिस इज k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3। ऐसा सही है ना? 3 के लिए सबसे कम नहीं कुछ गड़बड़ है, उल्टा दिखा दिया मैंने, है ना? उल्टा दिखा दिया। 3 का सबसे कम स्प्लिटिंग होगा, सबसे कम डिफरेंस रहेगा। ये 3 ये 2 ये 1। तो ये वैल्यू है। शिफ्टिंग कितनी हो रही है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं रेफरेंस लाइन ठीक है।
ये कितने पर है 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कितने पर गया 0.036 सॉरी 54 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये कितने पर गया 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स। यस, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं मैं। ये तो जो एनर्जी वैल्यूज आई है 3 to 1 के लिए, के की वैल्यू के 3 to 1 वो हाँ वो पिछला वाला उसमें था, सॉरी 1.46 नहीं है, कितना था 0.162। ओह मैंने n इक्वल टू 1 वाला लिख दिया, 162 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ट्रांजिशन इनिशिएट हो रहा है 3 से 3 के करेस्पॉन्डिंग 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं। यस, यहां कैसे पता चला कि हाईएस्ट कौन सा है लोवेस्ट कौन सा है? ये वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ का इनवर्स है। ये वेवलेंथ का इनवर्स है, ध्यान दीजिए, नॉट वेवलेंथ 1/λ। ठीक है, इलिप्स सर्कुलर से इलिप्टिकल जा रहा है। सो हियर रेफरेंस लेवल इज दिस इज रेफरेंस लेवल वेयर एनर्जी जो भी रहेगा फर्स्ट टर्म की एनर्जी है, ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया है फर्स्ट टर्म इसी डॉटेड लाइन के करस्पॉन्डिंग दिखाएगा। सेकंड टर्म में जो शिफ्टिंग आएगी सेकंड टर्म के कारण वो इसको एनर्जी लेवल को थोड़ा और ऊपर ले जा रहा है, और उसको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस शिफ्ट इट्स शोन फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। एक का शिफ्टिंग ये हो गया, ये हो गया, दूसरा इधर चला गया और तीसरा यहाँ चला गया। उसको मैं शो नहीं कर रहा, इतना अंडरस्टूड है कि जो रेफरेंस लेवल है उसी से ये शिफ्टिंग दिखाई गई है। सो नाउ लेट अस हैव फॉर n इक्वल टू 2, so here k is equal to 2 and k is equal to 1. So values of energies are 0.091 centimeter inverse and 0.456 centimeter inverse. So now here we will apply selection rule. Selection rule को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ selection rule for orbital quantum number, वही यहाँ पर azimuthal quantum number का selection rule बनेगा। पहले मैं selection rule यूज कर लूँ तब मैं फिर बताता हूँ कि selection rule क्यों ऐसा आता है। Selection rule is delta k is equal to plus minus 1. Only change of 1 unit is allowed. k की वैल्यू में 1 यूनिट ही चेंजिंग हो सकती है and that is only allowed. Yes, Laporte selection rule. Yes, correct. This is Laporte selection rule. ये L की वैल्यू 1 यूनिट से चेंज होती है या k की वैल्यू 1 यूनिट से चेंज होती है, इस बात को बोलते हैं Laporte selection rule. Laporte selection rule वाजिद अहमद ने अभी बोला है इसको। वैसे मैं बहुत बाद में नाम लेता, लेकिन आपने पहले बोल दिया, तो मैं अभी इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। दिस इज Laporte's सिलेक्शन रूल। व्हाई इट, इसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू 1 यूनिट चेंज हो जाएगी, 1 यूनिट चेंज हो जाएगी k की वैल्यू। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है उसमें k की वैल्यू 1 यूनिट चेंज हो जाएगी। माइनस भी होगा, माइनस इज आल्सो अलाउड, प्लस माइनस 1 बोथ, प्लस माइनस 1 बोथ। तो ट्रांजिशन में k की वैल्यू 1 से 1 नहीं आ सकती, 2 से 2 नहीं आएगी, 3 से 3 नहीं आएगी। ट्रांजिशन क्या होगा, फ्रॉम 2 to 1, 1 ट्रांजिशन, 3 to 2 सेकंड ट्रांजिशन एंड 1 to 2। Only these 3 transitions are allowed. Students notice करें अपने आप, देखिए कि 3 ट्रांजिशन के अलावा की कोई ट्रांजिशन मिल रहा है क्या? So here we are getting 3 transitions. These 3 transitions give 3 spectral lines in the spectrum of H alpha line. H alpha line के स्पेक्ट्रम में 3 स्पेक्ट्रल लाइंस इससे हमें ऑब्जर्व होगी, because we are observing here 3 transitions. Selection rule gives 3 spectral lines because 3 transitions are only possible. No. For n we have only 1 quantum change. तो यहाँ पर n के चेंज के कारण हमें जो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती ड्यू टू चेंज इन n वैल्यू। n वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी यूनिट से चेंज हो सकती है। 3 to 1 is not allowed because selection rule says that delta k plus minus 1 only. 3 से 1 को चेंज मत दिखाइए धीरज, that is not allowed। धीरज दो पे 3 to 1 has delta k difference 2, so 3 to 1 is not allowed। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर में k की वैल्यू प्लस माइनस 1 से डिफर हो सकती है and that will give you allowed selection rule। So this was the Bohr's atomic model, single line, single spectral line, and now here 3 closely spaced
स्पेक्ट्रल लाइंस। क्लोजली स्पेस्ड 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, उसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, एंड दे हैव स्मॉल वेवलेंथ डिफरेंस, सो दे आर नोन एज फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट ने क्या लिखा है? हाँ जी, एक ही है, क्वांटम नंबर एक ही है, बस यूनिट एक यूनिट का डिफरेंस क्रिएट होता है। ऑर्बिटल तब बोलते हैं जब वो क्वांटम मैकेनिक्स से आता है, जो अभी हमने अप्लाई किया दैट इज ओनली क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका नाम था के। यस यस यस, फॉर सिंगल एंड में भी पॉसिबल है, फॉर ए सिंगल एंड इट इज आल्सो पॉसिबल, बट यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होगा। तो अजय कुंडू, यू डोंट नीड टू सी द चेंज इन के वैल्यू विद इन ए सिंपल एन। एक सिंगल एन के बीच में इसमें ये ट्रांजिशन नहीं देखने की जरूरत है आपको, ये ट्रांजिशंस बहुत स्मॉल गैप रखेंगे और उसको आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए आपको फाइन स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, वो भी फाइन स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। बट सर के तो आपने एन के इक्वल बता रखा है। अरे तो कल उन्हीं का कल मैंने लास्ट में क्लास में स्टूडेंट्स को बताया भी था कि जो हमारा सोमरफील्ड का के वैल्यू है वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एल आता है, दोनों में डिफरेंस 1 यूनिट का है। 3 closely spaced spectral lines, these are fine structure components. फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। तो जो क्वांटम में एल आता है वो, और यहाँ पे जो के वैल्यू है, दे आर हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट। सर माय रिक्वेस्ट इज टू कीप डाउट्स। ओके 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 स्टूडेंट, नहीं ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आ रहा था इसलिए मैंने बोल दिया, अदरवाइज नो नीड टू डिस्कस। अच्छा, इसमें वेव नंबर डिफरेंस बता सकते हो, टर्म वैल्यू डिफरेंस, अगर कोई पूछे तो? H alpha line splits into 3 parts. Those parts are known as fine structure components. H alpha line splits into 3 parts. Those components are known as fine structure components. चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं सिलेक्शन रूल फॉर के वैल्यूज। सिलेक्शन रूल फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर के। This is delta k is equal to plus minus 1. The values of k starts are k, values of k for principal quantum number n are, for principal quantum number n are 1, 2, 3 to n. क्वांटम मैकेनिकली, जब क्वांटम मैकेनिकली हम सॉल्व करते हैं इसको, हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को, क्वांटम मैकेनिकली क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स फॉर हाइड्रोजन एटम गिव्स L इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसमें 1 से ना होकर के 0 से हो जाता है, तो एक एक यूनिट माइनस कर दोगे। क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम gives orbital quantum number L, और क्वांटम नंबर L कैसा होता है, L की वैल्यू एज, तो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन जो हाइड्रोजन एटम का है दैट गिव्स यू L इज इक्वल टू L विथ वैल्यूज 0 1 2 10। एजीमुथल क्वांटम नंबर k is equal to orbital quantum number plus 1. Okay, so azimuthal quantum number k is equal to orbital quantum number plus 1. These are obtained in 2 different approaches, one given by Sommerfeld and one in the solution of Schrödinger equation. एक Schrödinger equation के solution में मिलता है, differential equation solve करते हैं, और एक हम लोगों ने यहाँ directly Sommerfeld का से हमें similar result मिल रहा है, but they have difference of 1 unit, और इसीलिए इनके differences को हम लोग यहाँ include कर लेते हैं. So the selection rule for orbital quantum number. तो ये जो orbital quantum number actually this determines the parity of a particular quantum state. The orbital quantum number can be used to calculate the parity of wave function psi
तो L जो है वो पेरिटी कैलकुलेट करने पे यूज हो सकता है। -1 raised to power L. So for L is equal to 0, 2, 4, parity P is +1, even parity, and for L is equal to 1, 3, 5, parity pi, parity को pi से भी लिखते हैं, P से भी लिखते हैं, -1. This is odd parity. So now, according to Laporte selection rule, now तो जब हम लोग सिलेक्शन रूल की बात करते हैं, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल की, तो हम लोग बोलेंगे कि जो क्वांटम नंबर L है उसकी वैल्यू 1 यूनिट से चेंज हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ L वैल्यू मिलेगी उसकी वैल्यू में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओनली L वैल्यू का 1 यूनिट से चेंज होना ये दिखाता है कि उसकी पेरिटी चेंज हो गई। पेरिटी ऑफ द फंक्शन चेंजेस इन द ट्रांजिशन, किसी भी ट्रांजिशन में पेरिटी को चेंज करना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। ओके, सो पेरिटी शुड बी चेंज्ड इन ए transition. So now the selection rule of transition, the selection rule of transition is delta L is equal to +-1. Parity must changes in the transition. This indicates that parity of wave function, parity of wave function changes in the electric dipole transition. तो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है द पेरिटी ऑफ वेव फंक्शन मस्ट चेंजेस, यहां पर मस्ट वर्ड लिख देता हूं, मस्ट चेंजेस इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, मस्ट चेंज इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड क्यों यूज किया, तो मैं इसके पीछे का एक और कैलकुलेशन में दिखाऊंगा आपको अभी, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन में पेरिटी शुड चेंज, ये हमने लिख लिया। ओके, तो पेरिटी अगर +1 रहेगा, प्लस एक वैल्यू से अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है पहले मान लो L की वैल्यू 1 थी और ट्रांजिशन होकर L की वैल्यू 2 हो गया, L की वैल्यू 1 में पेरिटी हो जाएगी ऑड और 2 में हो जाएगी इवन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के चेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर चेंज। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अगर 1 यूनिट से चेंज हुआ, हो सकता है 1 रहा हो 2 हो जाए, तो 1 में ऑड पेरिटी 2 में इवन पेरिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसी तरह से अब अगले इसको प्रॉब्लम्स करते हैं, देन क्लास ओवर करूंगा मैं। 5:34 हो रहा है, 2 मिनट ले लेते हैं क्लास, अभी 2-3 क्वेश्चंस करूंगा मैं, अभी इस पर और बात करूंगा कल की क्लास में। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया था मेरा। क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्यूशन बताएं। अगली क्लास में मैं अगले टॉपिक में एंट्री कर जाऊंगा, अगले टॉपिक में एंट्री कर जाएंगे। आज तो इसी में रह गया पूरा टाइम, धीरे धीरे सॉल्व करते हुए। इसमें क्या होगा, 2 states of an atom have different parities, so electric dipole transition is allowed only if 2 states have opposite parities. Yes, opposite parities होनी चाहिए। C. Question number 35. The hydrogen atom is in 2p state. हाइड्रोजन एटम 2p स्टेट में है। पूछ रहे टू व्हाट स्टेट और स्टेट्स कैन इट गो बाय रेडिएटिंग ए फोटोन इन एन अलाउड ट्रांजिशन। 2p स्टेट में, फॉर 2p स्टेट L is 1, p स्टेट के लिए L की वैल्यू 1 होगी। It can jump to a state having either L is equal to 2 or L is equal to 0. So thus
ऑप्शन डी इज ओनली करेक्ट। ओनली ऑप्शन डी के करेस्पॉन्डिंग ये जंप कर पाएगा, बिकॉज हियर फॉर दिस L0 एंड फॉर दिस L0 यहाँ पर P वाले में ऑर्बिट में जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से P ऑर्बिट में है, P L वैल्यू 0 वाले में है, L वैल्यू 0 से 0 में ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा। यहाँ भी P है, L की वैल्यू 0, दैट मींस यहाँ जंप करके वापस इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। L इक्वल टू 0 से 0 नहीं अलाउड है। ये वैसा ही है जैसे अपने यहाँ कहीं कहीं बोलते हैं ना कि ये सेम एरिया, सेम घर है, सेम परिवार है, वैसा ही यहाँ पर भी है कि सेम फैमिली। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जैसे होता है कि सेम छत से सेम छत पर कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकता। एक ही ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर क्या ट्रांजिशन किया, जाना है तो ट्रांजिशन में या तो एक छत ऊपर जाइए। यस, P के लिए L की वैल्यू 1 होगी। यस, ओह सॉरी, मैंने L की वैल्यू 0 लिख दिया, मैं 1 लिखता हूँ, एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया। सब में L की वैल्यू 1 रहेगी। हाँ, यहाँ L वैल्यू 0 है, D में P के लिए L की वैल्यू 1 होगी। दिस इज 1 1, दिस 1 इज 1। सो 1 से 0 में अलाउड है। तो टाइम कंप्लीट हो गया है। ओके, 6 o'clock पे दूसरा क्लास है, बीच में ऐसा थोड़ी है कि कहीं आपको कोई काम करने जाना है। चलिए कल की क्लास में डिस्कस करूंगा आगे। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, यही कर लीजिए, अगर करने का मन है तो सॉल्व इसको कर लीजिए, हो गया। Which of the following transitions is not allowed? 2s to 1s not allowed. Is not allowed. और सभी अलाउड हैं, और सभी अलाउड हैं। यहाँ L की वैल्यू 1 to L की वैल्यू 0, L is 1, L is 0, L is 2, L is 1। ठीक है, नहीं ध्यान देने की बात नहीं है। ठीक है, किसी का ब्रेक है तो ब्रेक मैं क्यों खराब करूं, मेरा जितना टाइम था उतना हो गया है। चलिए इसमें कल ML का चेंज भी बताना पड़ेगा, चेंज ऑफ ML वैल्यूज मैग्नेटिक ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक डायपोल ट्रांजिशन क्या है, अगले क्लास में करेंगे। ओके, नो इशू। तो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू। क्लास ओवर है, थैंक यू। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं सर। 32 एक बार समझा दीजिए। 32, हाँ जी बताएं। क्वेश्चन में मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, अभी आपको ये मान लेना है कि डाइपोल ट्रांजिशन है उसमें आपको पेरिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब अगर पहले इनिशियली वेव फंक्शन का पेरिटी ऑड था तो पेरिटी इवन हो जाएगा, पेरिटी इवन था तो ऑड हो जाएगा, मतलब उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 यूनिट से डिफर कर जाएगा। ओके सर, हाँ अब समझ गया सर। हाँ, इसको मैं कल डाइपोल मोमेंट फार्मूला लेके करूंगा। हाँ, मतलब वो जो L है तो वो पैरिटी में -1 टू पावर L बैठेंगे तो प्लस माइनस ऐसे करके उससे पेरिटी चेंज हो जाएगी। यस, ठीक है सर। एक वेव फंक्शन का पेरिटी अगर इवन होगा तो दूसरे का ऑड हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट आपने L की वैल्यू बढ़ा दी। हाँ, मतलब सेम पेरिटी, हाँ सेम पेरिटी से सेम पेरिटी में नहीं जाएगा ट्रांजिशन। वो सिलेक्शन रूल फॉलो करना पड़ेगा। हां, यही सर फर्स्ट स्लाइड कर दो। फर्स्ट स्लाइड ये है, पहली स्लाइड। कौन गाना गा रहा है भाई? कौन गाना गा रहा है? अभिनव कुमार, अनम्यूट करें, अगर n i की वैल्यू 4 है और n f की वैल्यू 3 है सर। फिर से बोले सर, n i की वैल्यू 4 है, n f की वैल्यू 3 है, तो सर उस टाइम पे तो पैरिटी चेंज होती है, तो सकती है जब डेल्टा k की वैल्यू 3 हो सर। डेल्टा k की वैल्यू 3 हो? हाँ सर, मतलब अगर हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमारे पास k की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे कि n इक्वल टू 4 पे k की वैल्यू, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट, उसको बोलते हैं ऑक्टोपोल ट्रांजिशन, डाइपोल ट्रांजिशन नहीं होगा वो। फर्क क्या है दोनों में? हां, फर्क मैं बता रहा हूं। फर्क आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा एक क्वाड्रोपोल होता है, एक डाइपोल होता है। तो डाइपोल ट्रांजिशन में डेल्टा L की वैल्यू -1, ये डाइपोल है। डेल्टा L की वैल्यू अगर +-2 से जाती है तो ये होता है क्वाड्रोपोल, और डेल्टा L की वैल्यू +-3 से जाती है तो ये ऑक्टोपोल ट्रांजिशन होता है। ये आपने गामा रे के एमिशन में पढ़ा होगा, जहां पर आपको बताया जाता था, गामा और बीटा में भी आता था। तो बीटा में बीटा डी के आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया होगा फर्मी सिलेक्शन रूल, फर्मी सिलेक्शन रूल और गैमो टेलर। यस सर। तो गैमो टेलर और फर्मी सिलेक्शन रूल में यही L की वैल्यूज का डिफरेंस ही देखते हुए जाते हैं हम लोग। तो यहाँ हमें ओनली इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन पर फोकस करना है, नॉट ऑन द क्वाड्रोपोल, नॉट ऑन द ऑक्टोपोल। इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों नहीं होते, ओनली ट्रांजिशन डायपोल है। हमको देखना पड़ेगा किसका क्वांटम मैकेनिकल रीजन है एक्चुअली, कि वेव फंक्शन जो है वो पेरिटी अगर चेंज कर रहा है तो जो डायपोल की वैल्यू है वो नॉन जीरो आएगी, अदरवाइज डायपोल जीरो हो जाएगा। डायपोल जीरो हो गया मींस ट्रांजिशन हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग लिखते हैं ना, तो डायपोल का जो मैट्रिक्स एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो चाहिए तो वेव फंक्शन इनिशियल और वेव फंक्शन फाइनल की पेरिटी 1 यूनिट से चेंज कर दो या इवन आउट कर दो। ओके, डायपोल ट्रांजिशन का मतलब है कि जब भी वेव फंक्शन की वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं, इनिशियल वेव फंक्शन अगर मान लो यहाँ साई आई लगा दिया, यहाँ हमने
पी लिख दिया, पी मतलब डाइपोल, आप जानते हो। अब यहीं पे अभी मुझे डिस्कस ही कर लेना होगा, अगली क्लास में मैं इसी को शुरू करने वाला था, कोई बात नहीं। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपको पता है,